हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हिंदू एनालिसिस में विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अलोंग विद द क्रिस्प। मैंने ये कोशिश की है कि हर आर्टिकल को वर्बली बोल के उसके साइड में, वर्बली के साथ साथ उसके साइड में मैं ऐसे रिटन नोट्स बना दूँ। ठीक है, इससे आपको क्या हेल्प होगी? अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दीज की पॉइंट्स, राइट। आपको पूरा आर्टिकल आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कल एक बच्ची का मैसेज, एक कमेंट था कि करंट अफेयर्स कैसे हम प्रिपेयर करें और कैसे उसको हम याद रखें। बेटा, आप कुछ भी पढ़ते हो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें होनी चाहिए जो आपको डेली देखनी है। फर्स्ट, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकंड, सिलेबस के साथ साथ आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई उससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। सिलेबस देख लिया, हर टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, अपनी सहूलियत के तरीके से आप उसको क्रक्स जो है वो आप लिखेंगे। ये आपके खुद के नोट्स होंगे। आप चाहे कुछ भी मटेरियल पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन वो क्रक्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। क्रक्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्रक्स लिखना है? थ्रू सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आप जब प्रीवियस पेपर्स देखते हैं तब आपको यह आइडिया होता है कि येस, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोड्स टू इंडियाज री डेमोक्रेटाइजेशन, द चैलेंज। देखिए, प्रॉब्लम क्या था, हम सब जान रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुए। ठीक है, उस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो एक नारा लग रहा था, जो लोगों के पॉइंट चल रहे थे दिमाग में कि भाई ये तानाशाही है बीजेपी की, और डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं, डेमोक्रेसी जो है वो मिसिंग है। और ये डर था, ये बहुत ज़्यादा ऐसा फैल रहा था कि भाई अगर बीजेपी आती है, बाकी सारी ओपोजिशन पार्टीज़ ख़त्म हो जाती है तो संविधान बदल जाएगा, है ना। जिस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, जैसे बाकी कंट्रोल कर रखा है, मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। दीज आर, आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स आर सेट बाय द रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक है, जैसे कि ये जो पर्सन है, जो रिसर्च डायरेक्टर है CERI के, इनका भी ये कहना था कि भाई इंडिया में जो 18वीं लोकसभा जनरल इलेक्शन जो है वो आपका किस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि 2014 से बीजेपी है, तो पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो डी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। लेकिन अब फिर से इस बार देखो, अगर आप चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है 4 जून को, उसमें आपको ये दिखेगा, एक कंपटीशन नज़र में आया है। ठीक है, एक बीजेपी जो है बहुमत से नहीं आई है, मेजॉरिटी से नहीं आई है, इसीलिए जो दूसरों से सीट, उसे 32 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और उसकी नज़र है दूसरे एलाइज पे जो उसको अपना सहयोग दे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है जिसमें कांग्रेस आगे निकल के आई, इंडिया गठबंधन है, या दूसरे स्टेट्स में बीजेपी ना आकर कुछ और पार्टीज़ का जो है वो बोलबाला रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटाइजेशन शो करता है, हेल्दी कंपटीशन शो कर रहा है। ये एक अच्छा रिजल्ट आया है, विन विन सिचुएशन रहा है अगर आप देखो। क्योंकि अगर कोई भी एक रूलिंग पार्टी हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, अगर लगातार वही बहुमत से आती है तो, और बहुमत से आना गलत नहीं है, लेकिन बहुमत के बाद आप कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी दिखा रहे हो, अपनी मन मर्जी चला रहे हो, डेमोक्रेसी मिस हो रहा है, तो ये खतरा है देश के लिए। क्योंकि हमारा भारत कैसा है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स में पॉइंट्स देखो तो वो देखो कि क्या क्या है। बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी जो है वो लॉस्ट की, ये हम सब जानते हैं। री डेमोक्रेटाइजेशन विल बी रिज्यूम्ड। अब ये एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जब कोई मिलकर काम करेंगे सब पार्टी आपस में, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी फीचर फिर से देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में ऑटोक्रेसी थी, कहीं ना कहीं मनमानी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा तानाशाही भी देखा गया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ पॉलिटिकल पावर्स और इकोनॉमिक पावर्स जो थे वो कुछ ही हाथों में थे, हाई कंट्रोल था। ठीक है, इनइक्वालिटी देखी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो प्रो बिजनेस क्लास है, मतलब बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस बार इस चुनाव में भी ऐसा ही देखा गया है कि जो
गरीब है, जो मिडिल है, उन्होंने वोट नहीं दिया है। सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिली है, इसलिए सोशल इक्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ बड़ी है, लेकिन गरीबों ने फिर भी सपोर्ट किया इस प्रो रिच गवर्नमेंट को। क्यों? इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म के आधार पर गरीबों ने इनका सहयोग दिया, क्योंकि पिछले दशकों में, पिछले सालों में सबसे बड़ा जो चुनौती रहा वो था महंगाई, वो थी गरीबी, वो थी बेरोज़गारी। जहां भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में भारत का एक ग्लोबल अफेयर्स में पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, बीजेपी ने, नो डाउट अबाउट दैट। मोदी जी ने बहुत अच्छा हमारे भारत को प्रेजेंट किया, डिफेंस में अच्छा किया, एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर दिखाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो सराहनीय बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम मुद्दे हैं वो नहीं एड्रेस हो पाए, जैसे कि आपकी बेरोज़गारी, अप्रॉक्स 86% जो है वो आपकी बेरोज़गारी जो है यूथ की है, क्योंकि यूथ डिविडेंड सबसे ज़्यादा भारत का है पूरे वर्ल्ड में, और वही बेरोज़गार है। ठीक है, तो आपकी महंगाई कम ही नहीं हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन 2 दिन पहले दूध के रेट, मिल्क प्रोडक्ट्स के जो रेट हैं वो 2 रुपये बढ़ गए हैं। ठीक है, देखो, आप किसी के भी अंधे भक्त मत बनो। हम सब वो लोग हैं जो आम जिंदगी हम लोग जीते हैं, डे टू डे लाइफ जीते हैं। हम वो सरकार को हमें प्रमोट करना चाहिए जो हमारे हित के लिए कार्य करे, है ना। कभी होता है कि आप एक पहलू को ज़्यादा वेटेज देती है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पहलू को बहुत ही कम कर देती है, लेकिन अगर अपोजिशन स्ट्रांग रहेगी तो वही चीज़ें एड्रेस हो पाएगी, क्योंकि अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सत्ता में आए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल यही सारा चीज़ें बता रहा है जो मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ। बीजेपी अभी भी डोमिनेंट पार्टी है, बट इस समय इन्हें कोalition गेम में रहना पड़ेगा, क्योंकि मिली जुली सरकार बनेगी, क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाया है। सोचिए, राम मंदिर का निर्माण होने के बाद भी इन्हें बहुमत नहीं मिला। इससे ये जनता ये प्रेजेंट कर रही है कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारी आम जो इश्यूज़ हैं उसे एड्रेस किया जाए। रिलीजन, जो धर्म है, उसके आधार पर राजनीति नहीं चलने वाली। आपको मैं बताऊं, अयोध्या में राम मंदिर बना, करोड़ों का खर्चा हुआ, लेकिन अयोध्या से ही हार गया बीजेपी। सोचिए, भगवान भी नहीं चाहते इस तरीके की पॉलिटिक्स, नहीं। तो आप गरीबी पे काम कीजिए, आप बेरोज़गारी पे काम कीजिए, आप महंगाई पे काम कीजिए। ठीक है, बाकी तो चीज़ें बीजेपी अच्छा ही कर रही है। और आरएसएस के साथ अब बात आती है मोदी जी की। 75 साल के हो गए हैं, इन्होंने ही कहा था कि 75 लास्ट होगा, बट अभी ये मोदी जी है। अब बीजेपी को जो कंट्रोल कर रहा है, पूरी जो जड़ है, वो अमित शाह और मोदी के हाथ में है। ठीक है, मोदी जी के हाथ में है। अब जो राष्ट्रीय श्रमिक संघ है, नितिन गडकरी चाहता है कि भाई नितिन गडकरी एक ऐसा फेस है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर है, बहुत ही उम्दा काम किया, बहुत अच्छी सड़कें, हाईवेज़, पूरे इंडिया में अच्छी जगह सब कुछ बना, तो क्यों नहीं उनको पीएम बनाया जाए। लेकिन इतने आसान होगा नहीं कि मोदी जी और अमित शाह, देखिए यहाँ पे लिखा है, बट मिस्टर मोदी एंड अमित शाह विल नॉट लेट गो ऑफ पावर टू सो ईजिली, देयर इज़ सो मच एट स्टेक and nobody can anticipate the techniques that Mr. Modi may resort to save his post. Time matters a lot here. A political crisis would not make the same impact if the institutions of the Indian Republic have had the time to recover from 10 years of erosion. ठीक है जी, चलिए, ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। A return to an era of genuine coalitions, मतलब 2024 का लोकसभा इलेक्शन कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसको कुछ स्टेट्स में तो सेटबैक मिला है। रूलिंग पार्टी वही रही, बीजेपी ही रही, वही आई है, बट कोलिशन, जेन्युइन कोलिशन होने वाला है ना, ये तो बात हम सबको पता है। तो यहाँ पे इसका क्रक्स अगर मैं देखूँ तो साइलेंट वोटर हैड स्पोकन क्वाइट स्ट्रांगली, मतलब कुछ ऐसे वोटर्स थे जिनका ये कहना था कि भाई हमें वो सरकार चाहिए जो मिलजुल के काम करे, लोकतंत्र से हमारी भी सलाह ली जाए, ना कि हमारे भी पॉइंट्स को रखा जाए
ना कि तानाशाही हो सके, ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए। बीजेपी, अगर मैं एनडीए की बात करूं, तो इसमें 80% अलायंस है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 40% है इंडिया इस गठबंधन में। इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी की जो सीट है वो डिक्रीज हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटें जो हैं वो इंक्रीज हुई। ठीक है। सपा पार्टी, सबसे बड़ा सेटबैक रहा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतना काम किया, वाराणसी, आपको मैं बताऊं, वाराणसी में अंतिम क्षण तक ऐसा था, मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी वाराणसी है, लेकिन 1.5 लाख से करीब वोट जो थे वो पीछे चल रहे थे, लास्ट में जाकर वो जीते हैं। जैसे स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही थी, अमेठी से ही जीती थी, लेकिन इस बार अमेठी से हार गई। कांग्रेस के नेता जो किशोरी लाल है वो जीत गए। तो बहुत बड़ा सेटबैक रहा है इस बार बीजेपी को, जहां उनकी जिस कंस्टिट्यूंसी में ही उनकी पकड़ थी वहीं से वो हार गए। ये सबसे बड़ा एक डिफीट था। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, बहुत जमकर प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, लेकिन वेस्ट बंगाल उनके हाथ में नहीं आ पाया। अगेन ममता बनर्जी को मिला, ये भी गलत है। रोटेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में रोटेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी कई सालों तक सत्ता में रहेगी तो ना चाहते हुए भी ऑटोक्रेसी झलकेगी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। खैर, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारे हाथ में कम्प्लीटली है भी, देखा जाए तो, क्योंकि है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जनता अगर ले इनिशिएटिव तो चीज़ें चेंज हो सकती है। चलिए, और राजस्थान बिहार में भी बीजेपी को हार मिली, लेकिन वहीं पे बीजेपी की पकड़ बनी है साउथ में, वहीं पे पकड़ बनी है, टिकट्स मिली है, केरला में एंट्री मिली है, ईस्ट में उड़ीसा में जमकर इनको जो है विजय हासिल हुई है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। आप अगर इस बार का कंपेयरिंग फैक्टर देखें बीजेपी के, तो वो बहुत ही लेस इफ़ेक्टिव था, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने वोट बीजेपी को ना देकर अपोजिशन को दिया। कई ऐसे स्लोगन्स थे जो धर्म के आधार पे भड़कालू थे, जो प्रोवोक करने वाले थे, जो रिलीजन के आधार पर मतभेद है अमंग पीपल, अमंग सोसाइटीज़, तो वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा बीजेपी का। यूथ ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस और उसके एलाइज को सभी एज ग्रुप ने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वो यूथ से मिला है ना। लेकिन कांग्रेस को जितनी एज ग्रुप्स हैं उन सबसे सपोर्ट मिला है। ठीक है, बीजेपी ने साउथ और ईस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। सोशल इक्वालिटी जो है ये दर्शाता है कि जब तक बीजेपी सभी धर्मों को, चाहे आपका हिंदू है, आपका मुस्लिम है, आपका सिख है, आप सभी धर्म को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक आपको वोट में दिक्कत आएगी ही आएगी। दलित ग्रुप, मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग ने सपा को चूज़ किया, सपा को ज़्यादा दी। कई लोग कह रहे थे कि भाई जिस भगवान लेकर आए हिंदू, देखो अगर राम मंदिर बना था तो कई ऐसे गरीब लोग थे जिनके घर तोड़े गए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई। उस रास्ते में 30 मंदिर, 12 मस्जिद को तोड़ा गया, वो भी गलत था। राम भगवान ने ये नहीं कहा था, है ना। तो कुछ चीज़ें विरुद्ध हुई हैं, विनाश हुई हैं, वो उसका भुगतान इस बार बीजेपी को भुगतना पड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल था एनडीए विंस परफॉर्मेंस बेस। एनडीए जीता है लेकिन कुछ चुकाना पड़ा। शुड द गवर्नमेंट गेट अनदर चांस? इस बार बीजेपी को दोबारा चांस दिया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अपोजिशन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर का फेस ही नहीं डिक्लेयर किया, है ना। लोग कंफ्यूज है कि भाई अपोजिशन में कौन ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो पिक्चर बहुत ख़राब थी, अब थोड़ी बहुत सुधरी है, बट अभी भी स्टिल पीपल हैव confusion to choose PM apart from this मोदी जी, है ना। तो एक चांस, उन्होंने जो चीज़ें अच्छी की है तो सरकार, जनता चाहती है चलो भाई एक चांस और दिया जाए। जैसे कि आप अगर प्री पोल देखें तो लोगों का मत था 44% था, उसके बाद आपका आया 46%, उसके बाद आपका जो नो में आया 39,
कुछ लोगों ने इस बार रिस्पांस दिया ही नहीं। अच्छा, ये भी एक था कि 650 मिलियन वोट्स इन लोगों को मिले हैं बीजेपी को, लेकिन काफ़ी लोग जो 2014 2019 में इलेक्शंस में लोगों का एक्साइटमेंट देखा था, भीड़ देखा गया था वोटर्स का, वो इस बार मिसिंग था। रीजंस फॉर री इलेक्टिंग दी इनकम्बेंट गवर्नमेंट, क्या क्या रीजंस है कि जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इस सरकार को दोबारा आना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नरेंद्र मोदी जी की चाहे कुछ भी कहो, लीडरशिप की क्वालिटी है। गवर्न द कंट्री वेल, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो पाया, बहुत अच्छा स्थापित हो पाया, जिसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है। गुड पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च हुई बट गवर्नेंस नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पुअर है। फॉर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी देखिए इस पर कोई भी जो है एक्सपेक्टेशंस है लोगों की कि भाई बेरोज़गारी भी हटेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, ये लोगों का 5% ही था और पोल से पहले कुछ ऐसा नहीं था। बेटर देन दी अवेलेबल ऑप्शंस, मैंने जैसे कहा कि ओपोजिशन में अभी बेटर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी, बेटर फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियन सिविलाइजेशन, अपलिफ्ट पुअर SC ST एंड OBC। ये सोचिए, ये सिर्फ अभी 3 है। ये उत्तर प्रदेश में ये बेहतर होगा तब जाकर बीजेपी टिकेगी। वाई शुड द बीजेपी लेट NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर गेट अनदर चांस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। रीज़न फॉर नॉट इलेक्टिंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, क्या रीजंस हैं जो जिसके लिए सरकार को बीजेपी को नहीं आना चाहिए। बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूध का रेट सोचो 2 रुपये और बढ़ गया, जबकि नहीं बढ़ना चाहिए। मोदी जी के होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। डीलिंग विद करप्शन और स्कैम्स, मोदी जी ने अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी को खूब जकड़ा दिल्ली लीकर स्कैम में। दिल्ली से पूरा साफ ही कर दिया, 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली से पूरे की पूरी बीजेपी के। 2 साल से पूरे आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने में लगी हुई है, ठीक है, आप सब देख रहे हैं। अब जो 6,000 करोड़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का फंड बीजेपी के पास आया, उसका कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं है वो पैसा कहाँ यूज़ हुआ। गवर्नेंस बैड है, लोगों ने कहा कि गवर्नेंस बैड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि भाई जो आप स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्या वो चेक एंड बैलेंस है, नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाता है, अडानी जैसी कंपनीज को। कम्युनलिज्म बहुत ही वर्स, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हाई है, ये बात सच है। लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना होना चाहिए हर सेक्टर में उतना नहीं है। ओवरऑल ग्रोथ है बट सभी सेक्टर्स में उतनी इक्वली ग्रोथ नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक कई सालों से क्या हो रहा था, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स होता है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स था कंपनी पे के प्रॉफिट पे जो लगता है उसकी टोटल रेवेन्यू पे, कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज़ हो गया है पिछले कई सालों से। सरकार की इनकम के रिसोर्सेज होते हैं टैक्स से, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो इनकम टैक्स है जो लोगों पे लग रहा है वो रेशियो बढ़ा है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनीज, सरकार ने कहीं ना कहीं कंपनीज को सपोर्ट किया, उन पे तो टैक्स कम लगाया लेकिन एम्प्लॉयज़ पे टैक्स बढ़ा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। रीजनल कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट रहा है, ठीक है। इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना है। अच्छा, मैं बैक आर्टिकल पे जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया है मेंस का। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विच बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ लेजेस फेरे इंडिविजुअलिज्म। कैपिटलिज्म जो है आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो आज की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं ये है कि भाई कैपिटलिज्म होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, जो लेजिस फेरे इंडिविजुअलिज्म थ्योरी को प्रमोट करता है कि भाई कोई भी किसी के काम में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। कमेंट मतलब अब आप इसको हर पहलुओं से देख करके आप इस
क्वेश्चन को एड्रेस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएटिंग गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर सरकार की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए 2024 पोस्ट पोल पे तो कितना सेटिस्फेक्शन रहा? 23% फुल सेटिस्फाइड, लेकिन 2019 में ये 26 था। ठीक है, कहीं ना कहीं समवट सेटिस्फाइड कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड थे इस बार के इलेक्शंस के टाइम पे बीजेपी से 36, और ये था 36%, और जबकि 2019 में कितना था? 39%। कुछ लोग डिससेटिस्फाइड, सोचिए 2019 में ये सिर्फ 12% था, लेकिन दिस टाइम 19%। फुली डिससेटिस्फाइड 18 एंड 18। ठीक है, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मोस्ट लाइक वर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कितने लोग जो हैं वो कौन से पर्सपेक्टिव में ज़्यादा पसंद करते हैं? पॉवर्टी रिड्यूस हुआ 6%, ऐसा कह रहे हैं। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन 22%, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 6%। देखो ये राम मंदिर, भगवान तो छोटे से मंदिर में भी हो सकते हैं, है ना? तो आप सोचो उसमें कितना खर्चा। इस बार हीट वेव से आप सोचो कि कई लोग मरे हैं। अगर 2 लोग भी मरे हैं तो क्या उस 2 लोगों की भी जान की कोई वैल्यू नहीं है? तो जहाँ सरकार राम मंदिर मूर्ति रखने में, भगवान जी को स्थापित करने में, जो छोटे से मंदिर में भी स्थापित हो सकते हैं, करोड़ों का खर्चा उठाया, और वही राम जी, राम भगवान की जो प्रजा है, जो जनता है भारत के, राम जी तो जनता के लिए जंगल चले गए थे, आपने राम जी की प्रजा को जंगल भेज दिया। राम तो ये कभी नहीं चाहते। जो राम भक्त हैं वो ज़रा इस चीज़ को समझे। कितने हीट वेव्स में लोग मरे हैं। अब मैंने इस चीज़ पे बोला था तो किसी ने बोला कि भाई क्या मोदी जी अब सभी के लिए एसी लगवा दे। हाँ भाई लग सकता है, भाई क्यों नहीं लग सकता। एक गरीब इंसान मर गया, 6 पर्सनल जवान मर गए, और इलेक्शन ड्यूटी पे लोगों को हार्ट स्ट्रोक आ गया, तो क्या कोई इंतज़ाम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जहाँ मोदी जी की बात अच्छी है वो बिल्कुल अच्छी है, जहाँ ड्रॉबैक्स है वहाँ पे आप सभी को तो आवाज़ उठानी है। कोई भी पार्टी को बुरा और अच्छा साबित करने में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 6, अग्निवीर जैसी स्कीम्स। आप सोचो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था ऐसे डिफेंस में, जहाँ लोग सोचते थे, यूथ सोचते थे उनका फ्यूचर पूरा इंटायर जो है वो सिक्योर्ड है, बट ऐसा अग्निवीर स्कीम आने से वो भी डगमगा गया। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर 5%, मेरे मुताबिक ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। प्रमोटिंग हिंदू तत्व 4%, नहीं ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हिंदू तत्व ही तो प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से इस बार नुकसान देखने को मिला। प्रमोटिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल गोल इमेज, बहुत अच्छा किया है, ये 3% से ज़्यादा होना चाहिए। हेल्पिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 3, ये सही है। डिड नॉट लाइक एनी वर्क 14, ये तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पार्टी ने कुछ अच्छा काम भी किया है। तो ये सारे वो एनालिसिस है जो दर्शाते हैं कि बीजेपी कहाँ अच्छा था, कहाँ बुरा था। और अगर मैं बात करूँ राम मंदिर को लेके, 54% थे जिन्होंने जो है अप्रिशिएट किया था राम मंदिर कंस्ट्रक्शन को। सिमिलरली 41% वो हैं जिन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव सपोर्ट किया बीजेपी को। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की निंदा हुई है। ठीक है, उन सारे मुद्दों को बीजेपी को अब आने वाले 5 सालों में सुधारना है। दैट्स इट, यही तो हम सबकी मांग है। आप महंगाई पे काम कीजिए, आप बेरोज़गारी कम कीजिए, आप पॉवर्टी को ना बढ़ने दें, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस प्लेड की रोल इन वोटिंग चॉइस। अब इस बार जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है, उन्होंने सिर्फ रिलीजन के आधार पर वोट नहीं दिया, उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर वोट दिया है ना। तो उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्रक्स पॉइंट है। इकोनॉमिक करंट्स अगर हम देखें, जो इकोनॉमिकली उन्होंने कंडीशन देखी, क्या उसमें पिछले 10 सालों में अंडर द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी कितना फ़ायदा हुआ। तो भाई देखा गया कि बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, रूरल जो है वहाँ और डिस्ट्रेस हुआ। तो
तो भाई उसके आधार पर वोट दिया गया है इस बार बीजेपी को, जो कि कम रहा। बीजेपी ने टोटल ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे बहुत काम किया, लेकिन फेल हुआ कहाँ, टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। एज पर दिस सर्वे ओनली 4 आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड अग्रीड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। 10 में से 4 ही घर हैं जिन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारा पिछले 5 सालों में फिनेंशियल कंडीशन बेहतर हुआ है, लेकिन 6 ने कहा बिल्कुल ही नहीं हुआ। देखो जो इसमें ना रिच क्लास है, अमीर लोग हैं, वो और अमीर हुए हैं। जो मिडिल क्लास है वो उनका कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप इस तरीके से लेके चलिए। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हुई है, 2019 से भी ज़्यादा वर्स्ट हुई इस टाइम पे। हाफ ऑफ रिच पीपल्स इकोनॉमिक कंडीशंस वर इम्प्रूव्ड। जितने अमीर लोग हैं उनके आधे, जो अमीरों में आधे लोग हैं उनकी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन गरीबों की और भी ख़राब हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है मोदी फैक्टर सीम्स टू हैव स्टैग्नेटेड ओवर अ डिकेड। जो मोदी फैक्टर था वो कहीं ना कहीं इस बार स्टैग्नेंट हुआ, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो बढ़ा नहीं, है ना। मोदी जी को जो अगर देखा जाए जो प्रेफरेंस दिया गया है वो 41% दिया है। राहुल गांधी जी का जो प्रेफरेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है 27% पहले के मुकाबले देखा जाए तो। ये एक जो उन्होंने भारत जोड़ो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिव मीडिया ने उसको नहीं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जीत हासिल की है। मौका देखो सबको मिलना चाहिए, है ना। एक बार विश्वास करना चाहिए हमें। देखते हैं अब ये अपोजिशन में रहकर कितना अच्छा और हमारे लिए, भारतवासियों के लिए काम करेंगे। रूलिंग गवर्नमेंट को चीज़ें बताकर जो सही कानून है उसको पारित करवाएंगे। ये सब भी चीज़ें अब देखी जाएगी। जनता बहुत कॉन्शियस होकर देखना चाहती है, जनता बहुत कॉन्शियस हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखिए राहुल गांधी जी का जो है वो कितना सुधरा है। मोदी जी का जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। 2019 में देखिए 47% था, 36% से ज़्यादा हुआ, लेकिन 2024 में 47 से डिक्रीज़ हो गया। राहुल गांधी जी जो है जो उनका भैया इम्प्रूव हुआ है, 23 से 27 पे पहुँचे हैं। तो ये एक जीत हासिल हुई है कांग्रेस की। ये जो सर्वे है ये किसका है, CSDS लोकनीति डाटा, जिन्होंने ये पूरा एनालिसिस दिया है हिंदू न्यूज़पेपर में। लीडरशिप फैक्टर जो है वो अभी इस बार वर्क किया है। अपोजिशन पार्टी ने कोई भी फेस नहीं प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेयर किया, ये एक फैक्टर है जो मिसिंग है। लेकिन ये जो टाइम है इस बार, जो गैप है मोदी और राहुल गांधी जी के मोदी जी के बीच में, ये डिक्रीज़ हुआ है सबसे। आप यहाँ देखिए 47, 23, 41, 27, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर आर्टिकल। अब आपको पता है कि 8 जून को सेरेमनी जो है वो होने वाली है, स्वेरिंग सेरेमनी, जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे शपथ ग्रहण करेंगे। 8 को होके ये 9 को हो गया है। अब यहाँ पे मोदी जी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है ना। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या हैं, 2014-19 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी सेरेमनी में सार्क बिम्स्टेक लीडर्स को इनवाइट किया था, लेकिन इस बार जो है वो किस किस को इनवाइट करेंगे ये देखने वाली बात है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने ग्रीट किया है, प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। आपके US से हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, और जर्मनी है, यूक्रेन है। अब इन सब ने बधाई दी है। यूक्रेन ने तो ये भी एक्सपेक्ट किया है, प्रेसिडेंट ने वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ये भी कहा, अर्ज किया है मोदी जी को कि स्विट्ज़रलैंड आए नेक्स्ट वीक टू अटेंड पीस समिट। और 13 जून को मोदी जी जो है G7 समिट अटेंड करने जाएंगे। 3 जुलाई को SCO समिट है वो भी ज्वाइन करेंगे। तो इस आने वाले 2 महीनों में बहुत सारा इंटरनेशनल जो है वो मोदी जी का एड्रेस होने वाला है, मीटिंग्स को जो उन्होंने एड्रेस करना है। हर कंट्री ने भारत को रिकॉग्नाइज़ किया, सिग्निफिकेंस और वेटेज दिया है ग्लोबल अफेयर्स में भारत के रोल को, और ये सब हो पाया है मोदी जी की वजह से, जो बहुत ही प्रशंसनीय वाली बात है। मोदी जी ने भारत की एक अच्छी इमेज, जो स्ट्रॉन्ग इमेज है वो ग्लोबल अफेयर्स में प्रदर्शित की है। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब देखते हैं कौन कौन इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री रीवर्क्स प्रोटोकॉल एज कंट्रीज
ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन ड्राइव प्लेट्स। अब देखो, इसमें आपको ये याद करना है कि जो हर साल करीब 4,80,000 जो है इंडियन जो हैं वो टीबी के जो है टीबी से मर जाते हैं, और एवरीडे जो है 1400 पेशेंट्स जो हैं वो मर रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक गोल निर्धारण किया है कि टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी जैसी बीमारी को जड़ समेत ख़त्म करने का 2025, बाय द एंड ऑफ दिस 2025 में इसको ख़त्म कर देना है। तो यूपीएससी में ये एक तो ये फैक्ट पूछ सकता है टीबी के बारे में, है ना, कि वो कब एलिमिनेट किया जाएगा और टीबी की बीमारी कैसे फैलता है, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बीजेपी का मैंने जैसे बताया कि 24 साल तक पावर में उड़ीसा में रहे थे हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लेकिन इस बार ये बैटल जीते हैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट, और अब की बार जो बनेगी वो बीजेपी बनेगी उड़ीसा में। बहुत टक्कर का एक कंपटीशन था, कुछ चीज़ में परसेंटेज ओवरऑल में जो आपका ये है बीजू जनता दल वो आगे था, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी कंस्टिट्यूएंसी यानी 147 में से 78 हासिल किया है, वहीं पे बीजेडी ने सिर्फ 51। तो ये एक ऐसा रहा है जिसमें बीजेपी ने बहुत ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो उड़ीसा में इस बार बीजेपी आएगा। उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जितनी भी दयनीय स्थिति है, जितने भी फैक्टर्स हैं जो भी उड़ीसा को पीछे करते हैं डेवलपमेंट के आधार पर, वो आगे इम्प्रूव हो सकें, ठीक है। बीजेपी फॉल्स शॉर्ट इन पॉल्स ट्रेड पार्टनर्स अवेट न्यू गवर्नमेंट्स ट्रेड एजेंडा। अब हम सब जानते हैं कि इस बार बहुमत से बीजेपी नहीं है, बीजेपी का कोलिशन है। उम्मीद है सबसे ज़्यादा आपके बिहार के नीतीश जो हैं सीएम जो है नीतीश कुमार, उनके साथ, और जो टीडीपी हैं यानी कि आपके चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के पास मिलाकर 28 सीट्स है। अगर ये दोनों सहमति देते हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, तो बीजेपी को ये 28 सीट्स मिलेंगी। 32 टोटल सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब बीजेपी तो बहुत लिबरल है ना, बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बिलीव करती है। वहीं पे जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो फॉर श्योर लिबरल हैं, बट नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा पता नहीं है। अभी उन्होंने 3 मंत्रालय की मांग रखी थी कि भाई अगर वो आते हैं, अपना सहारा देते हैं बीजेपी को, तो भाई उन्हें 3 मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके चूज़ किए जाएँ। रेलवे था, कृषि था, और तीसरा आपका वित्त मंत्रालय, जिसमें बीजेपी ने ना कर दिया है कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं होगा, वो सभी को इक्वली ही लेके चलेंगे, सभी के कैबिनेट जो मंत्रालय हैं वो सभी को लेकर चलेंगे, जो कि सही भी है। ये अननेसेसरी डिमांड है जो जिसे पूरा करना बीजेपी के लिए मुश्किल ही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आर्टिकल ये बताना चाह रहा है कि थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं क्योंकि इस बार बहुमत से नहीं है। अब आप सोचो, दूसरा अपोजिशन कोई और पार्टीज जो आपके साथ जुड़ रही है, तो उसको भी मनाना होगा, उसको भी समझाना होगा, तब जाके चीज़ें होंगी। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कई कंट्रीज़ के साथ, जैसे यूके है, ओमन है, उनके साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। ड्यूटी कट्स के कमिटमेंट है, एग्रीकल्चर आइटम्स पे है जो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करनी है। लेकिन अब देखते हैं वो कितनी स्पीड से उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो पाएगा। निश्चित तौर से ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ डिले एक्सपेक्टेड है कि डिले हो पाएगा, होगा। जैसे ओमन के साथ हमें एफटीए करना है, तो जो ऑलमोस्ट रेडी है साइन करने के लिए, बट कुछ महीने ले सकता है डिले करने में, ठीक है। तो ये बस यही बताना चाह रहा है कि बहुमत से रहकर कितना आसान है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन अगर वहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट है तो वहाँ पे थोड़ी सी अड़चनें बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए, आज इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन एड्रेस करते हैं related to these articles. Coalition government often form when no single party has majority, necessitating cooperation among multiple parties. Allocation of ministerial position governments typically involves negotiations and compromise among the participating parties. दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा है कि कोलिशन तब बनती है जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से नहीं आती, जैसे अभी बीजेपी। और जब आप
कोलिशन करते हैं, दूसरी पार्टीज़ का सहयोग लेते हैं, तो आपको कुछ मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी पार्टी को भी कैबिनेट मंत्रालय, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो आपको देना होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। क्वेश्चन पूछ सकता था ये भी कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो आपका तब डी आंसर हो जाता। आई होप आज का ये जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, you can add in the comment box. If you like this video, then also you can share your thoughts in the comment box. Please like, share and subscribe my channel. कल मिलते हैं अच्छे आर्टिकल्स के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, गुड डे।